हेलो बच्चों, आपका मेहनत और आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस का प्रयास। आओ मिलकर करें हम दोनों अपना सपना साकार। जी हाँ, हम लोग आज से एक बहुत ही नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और उस सेशन का नाम है स्टैटिक जीके। जी हाँ, आप देख रहे हो ये पहला सेशन है और इस सेशन में हम लोग किन किन एग्जामिनेशन को फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग जानते हो कि आने वाले समय में जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो हर एक चीज के लिए आपका ये जीके वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की भी एग्जामिनेशन होनी है। लेकिन इसके अलावा जो सीजीएल की तैयारी करते हो बच्चे, या आने वाले समय में आप जान लो कि इस साल के अंतर रेलवे का भी बम्पर बहुत सारा वैकेंसीज आने वाला है। तो सभी के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने एक ऐसा, ठीक है, ऐसा जो है एक कह सकते हो कि हम लोगों ने भी संकल्प लिया है और एक संकल्प बैच की तरह इसको हम लोग लेकर आएंगे। कहने का मतलब हम भी संकल्प करेंगे कि इस बार वीडियो कंटिन्यू रहे और इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए कि आपके जॉब को ये एक नई उड़ान दे सके। क्योंकि हम लोग का पिछला बार उड़ान था, तो हम लोग को उड़ान को भी आगे बढ़ाना है और एक संकल्प, नए संकल्प के साथ एक नए बैच का भी प्रारंभ करना है। तो इस बैच का आरंभ हम लोग सालों मिस के साथ करेंगे। मिस आप यहाँ आए और बताएं कि इसके बारे में ये बैच क्यों हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारा हम लोग स्टैटिक जीके लाएंगे और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर फर्स्ट स्टैटिक जीके का और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी इन्हीं को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। थोड़ा सा हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, उसके बाद आते हैं इसके आंसर पे। देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है, महान्यायवादी, और पूछ रहा है आपका भारत का। तो सबसे पहले तो आना कि महान्यायवादी क्या होता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत सरकार का साथ साथ में राज्य सरकार का भी होता है, लेकिन एक ही इंसान नहीं होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा, हम लोग एक चलते हैं केंद्र की तरफ, ठीक है, और एक चलते हैं राज्य की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि भारत सरकार का है ना, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? तो वो होता है आपका महान्यायवादी। ठीक है, कौन? तो वो होता है आपका महान्यायवादी। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, है ना। चलो वही देखिएगा यहाँ पे राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है? तो राज्य सरकार का होता है आपका महाधिवक्ता। ठीक है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं महाधिवक्ता। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, अब देखो ये हुआ सबसे बड़ा वकील हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका चर्चा क्या संविधान में किया गया है? तो जी हाँ किया गया है, आर्टिकल 76 में किया गया है। और ये एडवोकेट जनरल का तो इनका 165 में किया गया है। ठीक है, 165 में। ये जो आपका केंद्र सरकार का जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, ये पूरे भारत को देख सकता है। बट ये क्या होता है ना कि आपका जो एडवोकेट जनरल होता है, ये सारे राज्य का अलग अलग होता है। मतलब बिहार का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हैं सबका अलग होगा। वैसे ही हमारे बिहार में भी अलग है, पीके शाही। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। और देखिएगा क्या काम होता है इसका, नियुक्त कौन करता है इसको? तो देखिएगा, सरकार के सलाह पर, है ना, सरकार के सलाह पर किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? तो इनकी नियुक्ति होती है सरकार के सलाह पर। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। वहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा राज्य सरकार के सलाह पर, राज्य सरकार के सलाह पर किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, वैसे ही किस समय तक ये पद पे रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, वहीं यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब समझ रहे हो? इसमें क्या होता है ना कि इनको मन करेगा तो ये हटा देंगे। तो आप याद रखना कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आप यहाँ पे और क्या याद रख सकते हो कि ये जो होता है, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है, ये आपका बिहार सरकार या फिर राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील है। दूसरा आप क्या याद रखोगे कि ये संसद में बैठेगा,
ठीक है, ये जो है आपका संसद में बैठेगा बट वोट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा, ये आप याद रखोगे कि ये वोट नहीं करेगा, संसद में बैठेगा, सजेशन देगा, बात करेगा वहां पे, लेकिन आपका वोटिंग नहीं करता। एंड सेम थिंग यहाँ पे भी होगा कि ये आपका विधानसभा में, विधान परिषद में बैठेगा बट वोट नहीं करेगा, आप इतना याद रखोगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी के बारे में पूछा है, कौन थे? तो ये थे आपके MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़। अगर आपसे करंट में पूछता है कि भाई बताओ करंट में कौन है, तो करंट में हो जाएगा आपका R वेंकटरमनी, है ना, ये एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट ये क्या है? तो ये है भारत के सबसे बड़े वकील, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट में आप आना, अब हम लोग क्या देखें कि भाई जैसे केंद्र में होता है वैसे राज्य में भी होता है, तो हमारे राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल या हमारे राज्य सरकार का महाधिवक्ता कौन है? बिहार सरकार के बारे में मेनली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही, शॉर्ट में PK शाही। ये कौन है? तो ये बिहार सरकार के कौन है? तो बिहार सरकार के हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल 165 के आर्टिकल के आधार पर। लेकिन एक चीज हम लोग और याद रखेंगे, बिहार से है तो बिहार के पहले महाधिवक्ता, बिहार के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा राम बालक महतो। आप इसको ध्यान से समझो और याद रखना, बिहार के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो राम बालक महतो, ठीक है। क्या हम लोग देखें? हम लोग ये देखें कि भारत का पहला एडवोकेट जनरल, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? तो वो था आपका, कौन था? MC सीतलवाड़। प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में है आपका R वेंकटरमनी। बिहार के बारे में देखें कि बिहार के पहले कौन थे? तो राम बालक महतो। और बिहार के अभी कौन है? तो PK शाही, प्रशांत कुमार शाही। आप इतना याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए आगे देखिएगा। 7वां संशोधन 1956 द्वारा इनमें से कौन सा प्रावधान किया गया या कार्य किया गया? संशोधन क्या होता है? संशोधन तो देखो, नॉर्मली हम लोग को अगर संविधान में कुछ भी चेंजेस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। संशोधन का चर्चा कहाँ किया गया है? तो भाग 20 में, है ना। आर्टिकल, तो आर्टिकल हो जाएगा 368। कहाँ से हम लोग प्रेरणा लिए कि हमारे संविधान में संशोधन का प्रावधान होना चाहिए? तो ये हम लोग लिए थे, ये जो प्रावधान है ये हम लोग सीखे कहाँ से? तो ये सीखे हम लोग साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका से सीखे। अब यहाँ पे आना, अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 7वां संशोधन 1956 द्वारा इनमें से कौन सा कार्य किया गया था? पढ़ते हैं हम लोग। भाग 7 को निरसित किया गया था। निरसित बोले तो खत्म, निरसित बोले तो खत्म। नेक्स्ट आना, एक व्यक्ति एक या अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, मतलब एक ही आदमी चाहे तो बिहार का भी राज्यपाल हो सकता है और यूपी का भी हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। और यहाँ पे इकट्ठे तीनों ऑप्शन सही है। 7वां संशोधन जो हुआ था उसका विधेयक नंबर 29 था, ठीक है। आपका जो 7वां संशोधन हुआ था उसका विधेयक नंबर 29 था। अब आप बोलो कि विधेयक नंबर क्या था? इट मींस, तो देखो क्या होता है, जब भी हमको संविधान में कुछ भी बिल पारित करना है, कुछ एक्ट बनाना है, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए पहले आपको बिल लाना पड़ता है। मान लो कि आप एक बिल लाए, ठीक है, आप बहुत कुछ लिखे कि आपको इतना इतना सेंसस करवाना है। अब क्या करोगे? तो पहले आप लोकसभा या राज्यसभा, अब इन दोनों में नहीं पता है कि आप पहले कहाँ भी जाओ, कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा से पारित होगा, फिर आपका राज्यसभा से पारित होगा, या पहले राज्यसभा से भी पारित हो सकता है, उसके बाद लोकसभा से पारित होगा। फिर किसके पास जाएगा? तो फिर जाएगा देश के महामहिम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के द्वारा इस पे साइन कर दिया जाएगा तो जो ये बिल बना हुआ था अब फाइनली क्या हो जाएगा? अब फाइनली आपका ये क्या बन गया? तो अब ये बन गया एक्ट, ठीक है। वैसे ही होता है, तो संशोधन भी आपका इसी टाइप से होता है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया। क्या बोल रहा है? मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आप लूसेंट का बुक उठाना, उसमें देखना भाग 7 को निरसित लिखा गया है, भाग 7 खत्म कर दिया गया है, ये संविधान में नहीं है, तो 7वें संशोधन द्वारा ही किया गया। दूसरा, एक व्यक्ति एक या अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है एक ही समय में, ये चीज हो सकता है, याद रखना, इसका प्रावधान किया गया इसी संशोधन के द्वारा। तीसरा, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था 1956 में ही ना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। उसी के बाद हमारे देश में 14 + 6 राज्य का निर्माण हुआ था। अभी कितने हैं? तो अभी बढ़ चुके हैं। अभी 14 के जगह पे कितने हो गए? 28, और 6 के जगह पे, तो 6 के जगह पे कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 6 की जगह पे 8 हो गए हैं। 8 हो गए ना केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखिएगा,
और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। यहाँ पे देखिएगा बहुउद्देशीय, इट मीन्स कि बहुत सारे उद्देश्य के साथ आपका नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता था। तो इसको एक लाइन बोला गया किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या कहा गया, तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, उनके द्वारा यह संज्ञा दिया गया। अब कब बोला गया था, तो आप यहाँ पे देखना, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, इस बांध का वो क्या कर रहे थे, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का ये उद्घाटन कर रहे थे, ठीक है। कहाँ है, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे है, तो ये हो जाएगा आपका सतलज नदी, सतलज नदी पे ये बसा हुआ है, बना हुआ है। इसके उद्घाटन के टाइम पे नेहरू जी बोले कि अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग भारत में परियोजना लाते हैं, नदी घाटी परियोजना, तो उससे हमारे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे नेहरू जी का नाम आया तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1889 में जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1964 में, ठीक है। ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, तो 1947 में जो अंतरिम सरकार बना था उसे लेकर के 1964 तक, मतलब टिल हिज डेथ, अपनी मृत्यु तक वो क्या बने रहे, प्राइम मिनिस्टर बने रहे। और क्या हम लोग देख सकते हैं, कांग्रेस है ना, स्वतंत्रता के पहले जो बहुत बड़ा संस्था था, बहुत पावरफुल संस्था था, उसका नाम क्या था, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे थे, 1929, 1936 और क्या होगा 1937। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था नेहरू जी के द्वारा और उनके सदस्यों के द्वारा। 1937 का अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में किया गया था, जिसका नाम था फैजपुर, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में किया गया था जिसका नाम था फैजपुर, इसकी भी अध्यक्षता की गई थी नेहरू जी के द्वारा। और हम लोग इनके बारे में देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं। जैसे इन्हीं की बहन थी जिनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित, जिनके साथ का बहुत लोग इनका फोटो भी वायरल करता है, जो उनकी बहन है, बहुत लोग को पता भी नहीं, कुछ भी बोलता है उनके बारे में, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, ये उनकी बहन थी और बहुत बड़ा काम की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही थी, ठीक है। क्या, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष, याद रखोगे आप। और क्या देख सकते हैं इनके कुछ बुक्स के बारे में, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, तो नेहरू जी के द्वारा लिखा गया। और तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक भी किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी लिखा गया नेहरू जी के द्वारा। आप इतना याद रखना। और इन्हीं के जन्म दिवस पे 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है। 1964 में इनकी क्या हो गई, तो मृत्यु हो गई। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, JL नेहरू। चलिए आते हैं आगे, देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्यावरण एवं संरक्षण के संबंध में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शशाकावा पुरस्कार जो है आपका पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है सब क्वेश्चन। जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ और पुरस्कार के बारे में तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है आपका कब से दिया जा रहा है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है आपका 1901 से, बट उस समय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। नोबेल अवार्ड जो है आपका अर्थव्यवस्था इसके क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है, तो 1969, कंफ्यूज नहीं करोगे आप, 1968 में, 68 में घोषणा हुआ और 1969 में दिया गया पहली बार। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे देखिएगा, इसका नाम आप सुने होंगे, अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और आपका कीर्ति चक्र, है ना, ये इसका कब से दिया जा रहा है, तो 1952 से। और क्या क्या देख सकते हैं, जैसे देखिएगा, भारत रत्न प्लस पद्म अवार्ड, जो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पद्म अवार्ड कब से दिया जा रहा है, 1954 से। और भी क्या देख सकते हैं हम लोग, चलो और देखते हैं। जैसे देखिएगा, अर्जुन
है ना। अर्जुन पुरस्कार जो किससे संबंधित है, तो खेल से, 1961 से दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका कोच वगैरह को दिया जाता है, मतलब वो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये कब से दिया जा रहा है, तो 1985 में, ठीक है। और देखिएगा और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल इतना देखिए। हम लोग क्या क्या देखे, नोबेल पुरस्कार आपका 1901 में, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र 1952 हो गया, भारत रत्न, पद्म अवार्ड 1954 हो गया, अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये हो गया आपका 1985। आगे आते हैं और देखते हैं। देखिएगा, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जाता है आपका किसके द्वारा, पोटेशियम। पोटेशियम जो आपका तत्व है वो हमारे बॉडी में हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, हमें वो सब आपका सही मात्रा में लेना चाहिए। जैसे आज के टाइम में आप देखो ना, डेटा आ रहा है कि यहाँ भारतीय लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, नमक खा रहे हैं तो तरह तरह का बीमारी हो रहा है आज के टाइम में, तो उसको भी सही मात्रा में खाना चाहिए। पोटेशियम के बारे में क्या देखें, तो हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करता है। अगर हृदय की धड़कन के बारे में देखें तो एक मिनट में हमारा हार्ट बीट कितनी बार होता है, तो 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। अगर आपसे पूछेगा कि एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है आपका 0.8 सेकंड, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सोडियम इंपॉर्टेंट है। सोडियम जैसे हम आप लोग देखते हो कभी किसी को चक्कर आता है तो आदमी नमक चीनी पानी घोल के देता है उसको, क्यों, क्योंकि उसमें नमक जो होता है सोडियम होता है उसमें, ठीक है, इन्हें सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। सोडियम क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत से एक्टिव करता है, इसलिए नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आज के समय में हम और आप खा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो सोडियम क्या करता है, यह तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है। आगे आप क्या देख सकते हो, लिथियम, ठीक है, ये सबसे हल्का तत्व है। और ओस्मियम के बारे में याद रखोगे, ये सबसे भारी तत्व है। सबसे हल्का तत्व पूरी दुनिया में कौन सा है, तो अभी तो ज्ञात में लिथियम है, और सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी ओस्मियम है। लिथियम का बैटरी वाले में यूज होता है, जिस चीज को भी आप चार्ज करते हो उसके बैटरी में लिथियम का ही प्रयोग होता है। अभी हाल ही में लिथियम का भंडार मिला था, कहाँ से मिला था ये आप बताओगे, ठीक है। बहुत बार हम लोग चर्चा किए ये करंट अफेयर्स वाले में, बताना कि लिथियम का भंडार कहाँ से मिला था, भारत में रिसेंटली मिला है, जनवरी फरवरी में मिला था। चलो आ जाओ आगे, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा जैसे देखो ये नाम तो सब जानता होगा कि इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, जैसे देवराज ये भी इन्हीं को कहा जाता था, देवश्री भी इन्हीं को कहा जाता था, देवगुप्त, ठीक है, इनको देवगुप्त भी कहा जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि ली थी। जैसे अब देखो गुप्त आया है तो हमको पता चल रहा है कि भाई ये गुप्त वंश के शासक रहे होंगे ना। अब आते हैं हम लोग गुप्त वंश में, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। गुप्त वंश, ठीक है, इसका स्थापना कौन किया था, तो इसका स्थापना किया था श्रीगुप्त। लेकिन इसका वास्तविक आपसे पूछ लेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक मतलब डेवलपमेंट किए होंगे, विस्तार किए होंगे, वास्तविक संस्थापक तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था, तो इनका नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इनको क्या भी कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। जैसे आप एक बुक का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अब सुन लो, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है आपका विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त, ठीक है। इसमें इस पुस्तक में इन्हीं का चर्चा किया गया, किनका, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। और इनका जिनसे अफेयर था उसका नाम क्या था, देवी, ठीक है। ये दोनों के अफेयर के बारे में चर्चा किया गया इसमें, किसमें, देवी चंद्रगुप्तम में, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। इनका ज्यादा फेमस नाम आपका विक्रमादित्य है, बट इनका सारा का सारा ये उपनाम था, तो आप ये भी याद रखोगे, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 में। हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है। अगर इस ऑप्शन को हम देख रहे हैं तो जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि सारा आपका मुसलमान लोग है। आपका अगर हिंदू एक नाम आएगा तो आप याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन देखो तो यहाँ पे कोई मुसलमान के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, बहुत ही मतलब कहो तो बहुत नॉलेज था इनके पास, अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, 1253 ईस्वी में, 1253,
ठीक है, इनका जन्म, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1253 ईस्वी में इनका जो जन्म एक बार पूछ लिया था, प्रॉपर एरिया पूछ लिया था कि कहाँ हुआ था इनका जन्म, 1253 ईस्वी में यूपी के एटा में, यूपी के एटा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके गुरु का नाम तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों जो है कम से कम 7+, ठीक है, कहीं 7+ रहता है, कहीं 9+ रहता है, 7+ सुल्तानों का शासन देखे थे, 7+ सुल्तानों का शासन। ठीक है, 7+ सुल्तानों का क्या देखे थे, तो शासन देखे थे। और देखिएगा अमीर खुसरो को क्या क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले तो हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, तूती ए हिंद भी कहा जाता है, तूती ए हिंद। ठीक है, तबला का आविष्कारक थे, तबला हो गया, सितार हो गया, इसके आविष्कारक कौन थे, तो यही थे आपके अमीर खुसरो। आविष्कारक कौन थे, तो ये थे आपके अमीर खुसरो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा, विश्व की कितनी मुद्राएं ऐसी है, ठीक है, करेंसी यहाँ पे बोल रहा है, विश्व की कितनी मुद्राएं ऐसी है जिसका अपना प्रतीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मुद्राएं ऐसी है जिनका अपना प्रतीक है, उसमें एक हमारे देश का भी नाम आता है, भारत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आप मैक्सिमम देखोगे ना कि आपका इस टाइप का ही दिखेगा, जैसे ये क्या हो गया, ये अमेरिकी डॉलर हो गया, डॉलर आप देखो कि जो ज्यादा पावरफुल होता है ना उसी का पैसा बिजनेस में चलता है ज्यादा, व्यापार में। जैसे आज के समय में देखो ना, मैक्सिमम कंट्री जो है आपका डॉलर में ही व्यापार करते हैं। धीरे धीरे अब देखो भारत का भी जो पावर बढ़ रहा है तो वो कुछ कुछ कंट्रियों से अपने पैसे में ही व्यापार करता है। जैसे भी यूएई से बोले थे कि भाई तेल खरीदेंगे तो हम डॉलर में नहीं खरीदेंगे, हम अपना पैसा देंगे। तो ये होता है बढ़ते हुए पावर को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे देखो अमेरिकी डॉलर, तो अमेरिकी डॉलर का आपका ये प्रतीक चिन्ह हुआ। ये हुआ आपका जापान, जापान का जो करेंसी हुआ ये क्या हो गया, ये। ठीक है, वहीं पे देखो ब्रिटिश पाउंड का नाम सुने हो ना, पाउंड स्टर्लिन, ये क्या हो गया, तो ये हो गया ब्रिटेन का। वहीं देखो इसको भी छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, यूरोपियन यूनियन का कौन सा है, यूरो। ठीक है, ये हो गया यूरोपियन यूनियन का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे भारत का जो करेंसी का प्रतीक है ये इस टाइप से है। ठीक है, इसमें आपका रोमन वर्ड भी आ रहा है और आपका देवनागरी लिपि भी आ रहा है। आपसे क्वेश्चन और भी क्या करेगा कि इसका डिजाइन कौन बनाए। देखो क्या हुआ, तो वित्त मंत्रालय द्वारा एक आयोजन किया गया कि भाई हम लोग अपने करेंसी के लिए एक डिजाइन खोजते हैं, आप जो भी इसमें आना चाहता है इस प्रतियोगिता में आओ और बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बनाओ। बहुत लोग आए लेकिन सिलेक्ट किया गया था ये डिजाइन, बहुत तरह के डिजाइन बनाए गए लेकिन आपका सिलेक्ट किया गया इस डिजाइन को। इसमें रोमन लिपि भी आ रहा है और देवनागरी लिपि भी आ रहा है। इसको कौन से बनाया था, तो इसको बनाया था उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार नाम का आदमी था जो एक IITian था। और कब बनाया और कब इसको अपनाया गया, तो 2010 में, 2010 से ये प्रतीक चिन्ह यूज हो रहा है हमारे करेंसी के रूप में। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर बी, 5 से 5 करेंसी का ही अपना प्रतीक चिन्ह है, बाकी सब दूसरे वाला यूज करते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि यूरोपियन यूनियन का यूरो अपनाने वाला कौन सा 20वें नंबर का देश कौन बना, तो क्रोएशिया। हम लोग ऐसा पढ़े थे। तो जो पावरफुल होता है ना वो, जैसे कि आप देखो डॉलर आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है, जापान का येन बहुत ज्यादा चल रहा है, वैसे यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट पे, बाल्कन प्लान किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। बाल्कन प्लान, बाल्कन क्या होता है, बाल्कन होता है छोटा करना। जैसे इसी को आप देखना डिकी बर्ड प्लान भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, डिकी बर्ड प्लान। ठीक है, इसी को कहा जाता है इस्मा प्लान। ठीक है, क्या कहा जाता है, इस्मा प्लान। इसी को कहा जाता है माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। ठीक है, कितना तो आपसे नाम से ही पूछ लेगा। इसी को कहा जाता है 3 जून की योजना, 3 जून की योजना। ठीक है, और इसी को कहा जाता है बाल्कन प्लान। ठीक है, बाल्कन प्लान मतलब हम लोग जानते हैं कि ये जो आया था तो इस समय हमारा देश आजादी के समय पे था, आपका संविधान सभा बनने वाला था, तो यही सब इसमें कुछ कुछ आया था, इसलिए इसको इतना सारा नाम दिया जाता है। बाल्कन मतलब छोटा करना, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि भारत का जो एरिया है इसको छोटा कर दिया जा रहा है। भाई पाकिस्तान बांट रही है तुम उधर बांट रही है, तुम इधर बांट रही है, तो छोटा हुआ ना, वही सब चीज था। तो बाल्कन प्लान किस गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय कौन चल रहा था आजादी के समय, तो ये चल रहा था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, देखिएगा। जैसे देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वाइसराय
के रूप में भारत आए और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा कि जब भारत आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन में पीएम कौन था, तो ब्रिटेन में था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली, आप ये भी याद रखोगे। द्वारा उन्हें सत्ता के त्वरित हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया। मई 1947 में माउंटबेटन, मई 1947 में माउंटबेटन एक योजना के साथ आए। कहाँ आए? तो हमारे भारत में आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांत, प्रांत मतलब उस अभी का स्टेट, प्रांत को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं होना। बहुत ज्यादा इस समय कचरा चल रहा था, मुस्लिम लीग अपना मुंह फुलाए बैठा हुआ था, बहुत सारा देशी रियासत बोल रहे थे कि भाई हम अपना देश रहेंगे, जम्मू कश्मीर उधर मुंह फुलाए हुआ था। इसमें बहुत टेंशन चल रहा था। आगे देखना, इस योजना को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। डिकी बर्ड प्लान हम लोग देखे थे अभी पिछले वाले स्लाइड में। जवाहरलाल नेहरू को जब इस योजना के से अवगत कराया गया तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे देश का क्या हो जाएगा? बाल्कनीकरण, मतलब विभाजन हो जाएगा, और इसीलिए इस प्लान को बाल्कन प्लान भी कहा गया। फिर वायसराय एक और योजना लेकर आए जिसे 3 जून की योजना कहा जाता है। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम योजना थी, इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ? तो हमारे देश का विभाजन हो गया, इसी के तहत संविधान सभा का भी गठन किया गया था। आप याद रखना, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। इरविन इंपॉर्टेंट है, जिसे 1930-31 में जो हुआ था, आपका क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ, 31 में हुआ, 32 में हुआ। तो ठीक है, इसमें कौन था? तो इरविन भी था। ठीक है, चलो आते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आसियान का? देखिएगा यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक बार देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशन। ठीक है, देखो आ गया ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। देखो एशिया, आसियान जहां पे आता है ना, आप सार्क भी याद रखना, सार्क। ठीक है, सार्क क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे सार्क का, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1985 में। सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। इसकी स्थापना आप दोनों को साथ में याद रखना, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। दोनों क्या है? तो ये आपका व्यापार से ही संबंधित होता है। ठीक है, मतलब साउथ एशिया के आसपास के जो कंट्री होते हैं ये क्या करते हैं? साथ में मिलकर के व्यापार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चों को कहाँ पे कंफ्यूजन होता है? अब इन दोनों में से एक जो ऐसा संगठन है उसमें भारत है और एक में भारत नहीं है, तो आप कमेंट करके बताना कि भारत किसमें नहीं है। ठीक है, इसमें से एक संगठन में भारत है और एक में नहीं है, आप बताना कि भारत इसमें किसमें है, आप ये वाला बताना। आइएगा, और इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके बारे में। जैसे देखिएगा, अब लगता है स्लाइड खत्म हो गया। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे क्या देखें, आसियान की स्थापना आपका 1967 में हुआ, बैंकॉक घोषणा के बाद। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, उसके घोषणा के बाद आपका आसियान की स्थापना की गई, जो आपका मुक्त व्यापार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब सही होता है। आसपास का क्षेत्र जितना भी है सब कम टैक्स में क्या करता है? तो व्यापार कर लेता है अच्छे से। और आपका सार्क भी है ये, तो ये भी आपका देख रहे हो यहाँ पे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे भी आपका सारे काम के लिए बहुत सारे देशों का ग्रुप मिलकर के बना। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, हम लोग ये सब देख रहे हैं और लगातार हम लोग ऐसे ही सेशन चलते रहेगा और आज से ये कंटिन्यू रहेगा, बीच में एक भी दिन मिस नहीं होगा। आप लोग बिहार पुलिस वाले सेशन में देखेंगे क्वेश्चन मिला था, जो कि हम लोग का गलती था, क्वेश्चन सेशन बीच में छूट गया। अगर वो कंटिन्यू रहता है तो और भी क्वेश्चन मिलते हैं इससे। ये कहने को 10 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और भी ज्यादा हो रहा है। आप इसका एक एक क्वेश्चन अगर नोट्स बनाते जाओगे तो यकीन मानो 5 से 6 महीने में बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। और अभी कंटिन्यू एग्जाम आने वाला है तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और बढ़ते रहिए।